हाय गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला इसको मिटा दे। इससे पहले का जो वीडियो बनाए थे वो लिखा हुआ है। देखिए, आज जो वीडियो हम लेके आए हैं दोस्तों, इसमें हम एस्ट्रोनॉमी की सीरीज चलाने वाले हैं। एस्ट्रोनॉमी की सीरीज चलने वाली है। एस्ट्रोनॉमी में चलेगा क्या, तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि एस्ट्रोनॉमी जो होती है, एस्ट्रोनॉमी मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं। एस्ट्रोनॉमी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, और जब शुरू होगी सीरीज तो ऐसी बात नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी भी, लेकिन फिलहाल अभी केवल और केवल क्वेश्चन आंसर की ही सीरीज चलने वाली। किसकी चलने वाली है? क्वेश्चन आंसर की। मैं आपको एस्ट्रोनॉमी के बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर को कराऊंगी, और एस्ट्रोनॉमी के सभी चैप्टर से कराऊंगी। एस्ट्रोनॉमी को हिंदी होती है खगोल विज्ञान। क्या होता है? खगोल विज्ञान। इसको ब्रह्मांड के बारे में कहते हैं। देखो, इस विज्ञान में हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मांड में हमारा बहुत सारी चीजें है ना, हम लोग खुद ही कहाँ हैं भाई? हमारी पृथ्वी भी तो है सौरमंडल में, और सौरमंडल कहाँ? ऊपर ही तो है ना, तो हम लोग भी ऊपर ही हैं। तो एस्ट्रोनॉमी में हम लोग पूरा ब्रह्मांड बन कैसे गया, तारे कैसे बनते हैं, कैसे मर जाते हैं, ग्रह कहाँ से आ गए, सूर्य की उत्पत्ति कैसे हो गई, ठीक है, और ये उपग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, धूमकेतु चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि इस टॉपिक को जब लेके चलेंगे तो बहुत कायदे से। अभी केवल हम लोग इस सीरीज के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर को करेंगे, और जहां बातें रहेंगी मैं आपको बताते भी चलूंगी कि आखिरकार होता है। बस इतना जान लीजिए कि खगोल विज्ञान में हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड के बारे में ही हम लोग कायदे से विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबसे पहले तो बिग बैंग थ्योरी से हो गई थी। कैसे हुई थी? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्योंकि जिस समय उत्पत्ति हुई थी उस समय कोई तो था नहीं, बस ऐसा मान्यता है कि ऐसा ऐसा हो गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही मैं आपको कराते भी चलूंगी, जो थोड़ा बहुत बता भी दूंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक मतलब कि थोड़ा सा एकदम थ्योरी जैसे है ना, तो उसको कराने में भी थोड़ा सा वक्त है। तो पहली बात तो जेएनवी और सीरीज की क्लासेस जो चल रही उसे हम हटा नहीं सकते, तो वो तो रेगुलर चलेगा ही। तो जब भी 1 या 2 दिन में ये वीडियो भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। आज तो थोड़ी सी मतलब, तो देखिए, सबसे पहले मैं इतना तो आप लोगों को बता दिया कि सॉरी, यहाँ ए भी रहेगा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी अब सही है। इसकी हिंदी क्या होती है? खगोल विज्ञान होती है, और इसमें केवल हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब आप उधर स्क्रीन पे देखिए, आप लोग को दिखने वाला। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, और मेन बात ये कि अभी आप लोगों को यहाँ पे जो दिखने वाला है वो प्रिंटेड नहीं दिखेगा, वो हाथों द्वारा ही मिलेगा। मतलब कोई देखिए प्रिंट नहीं कराया गया है, जो अच्छे क्वेश्चन को। और यदि आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए तो मैं उसको भी मतलब हाथ से लिखा हुआ भी पीडीएफ ही दे सकती हूँ। प्रिंटेड पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिल सकता, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देखिए कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन हमारा आ गया कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन दे रहा है सेरोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है साइटोलॉजी, तीसरा एस्ट्रोनॉमी, चौथा सेरेनोलॉजी। चारों में से दोस्तों ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे? हम लोग पढ़ ही रहे हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो ब्रह्मांड के ही तो बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। पहला जो लिखा हुआ है सेरोलॉजी, ब्लड का अध्ययन है, ठीक है। और जो लिखा हुआ है साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन है, और सेरेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी। 10 अरब साल पूर्व, 12 अरब साल पूर्व, 15 अरब साल पूर्व, 20 अरब साल पूर्व। तो दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? जल्दी जल्दी बताएं। 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बिग बैंग जो सिद्धांत था, जिसके द्वारा ही माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इस सिद्धांत को किस व्यक्ति ने दिया था? तो पहला ऑप्शन क्या है कि अल्टमैन, दूसरा वोल्जे, तीसरा बर्नार्ड, और चौथा लेमनतेरे। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी बता सकते हैं आप लोग कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो मैं बता दूं, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमनतेरे ने किया था। तो अल्टमैन कौन है? ये दोस्तों, अल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे। वोल्जे ये कोई मतलब कोई खोज करता वर्ता नहीं, ठीक है। और बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड दोस्तों एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहला सफल मतलब सर्जन थे, जिन्होंने पहला सफल हृदय ट्रांसफर किया था, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। चलिए,
चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे। दोस्तों बोला जा रहा है कि जो ब्रह्मांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। तो आप हमें ये बताइए, यहाँ क्वेश्चन यही है कि विस्तृत ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड फैल रहा है, इस बात को किसने कहा था, इस बात का प्रतिपादन किसने किया था। पहला है लेमनतेरे, दूसरा है कॉपरनिकस, और फिर कैपलर, फिर हब्बल। तो आप लोग बता सकते हैं कि विस्तृत ब्रह्मांड का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों हब्बल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने हब्बल नामक सूक्ष्मदर्शी अंतरिक्ष में भेजा था, उसी से बताया था कि ब्रह्मांड बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे बढ़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड मतलब कोई अदृश्य शक्ति है जो ब्रह्मांड को खींच रही है। क्या कर रही है, खींच रही है। जिस दिन यह शक्ति क्या हो जाएगी, छोड़ देगी, उस दिन यह ब्लैक होल में। पांचवा नंबर क्वेश्चन, समय स्थान तथा पदार्थ की उत्पत्ति कब हुई। क्वेश्चन है कि समय स्थान तथा पदार्थ की उत्पत्ति कब हुई। पहला ऑप्शन प्राचीन काल में, दूसरा बिग बैंग सिद्धांत के बाद, और तीसरा है एक तारा सिद्धांत। इसमें इनमें से कोई नहीं, चौथा नंबर। तो आप हमें ये बताइए कि समय स्थान और पदार्थ की उत्पत्ति कब हुई दुनिया में सबसे पहले, ब्रह्मांड में सबसे पहले। तो दोस्तों जब बिग बैंग थ्योरी के बाद ही सारी चीजें हुई है। जब ब्रह्मांड का निर्माण होगा तब ना समय स्थान और पदार्थ आएगा। तो बिग बैंग थ्योरी के बाद ही इन सब चीजों का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सौरमंडल का निर्माण कब हुआ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, सौरमंडल का निर्माण कब हुआ। जो हमारा सौरमंडल है भाई, हमारा एक सूर्य है, उसकी 8 ग्रह हैं, ढेर सारे उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, पुच्छर तारा है, और वगैरह वगैरह ढेर सारी चीजें हैं ना। तो ये बताइए जो हमारा सौरमंडल है उसका निर्माण हुआ कब। 5 अरब साल पहले, 6 अरब साल पहले, 4.5 अरब साल पहले, 7 अरब साल पहले। जल्दी से बताइए आप लोग। तो दोस्तों सौरमंडल का निर्माण 4.5 अरब साल पहले हुआ था, यानी करीब मतलब अगर अप्रॉक्स माना जाएगा तो 5 ही, बट एग्जैक्ट 4.5 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ था, जिसमें हमारी अपनी क्या है, पृथ्वी है। उसके बाद ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है दोस्तों। ऐसा कौन सा तत्व है जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन तथा हीलियम, तीसरा हीलियम तथा लिथियम, चौथा कार्बन तथा ऑक्सीजन। तो जल्दी जल्दी बताइए कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों ब्रह्मांड में पाया जाने वाले सबसे अधिक तत्व हाइड्रोजन तथा हीलियम है, क्योंकि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के ही बादल से निहारिका बनती है, फिर उसी से तारों का निर्माण होता है। अब भाई नाभिकीय चलन की अभिक्रिया तारों में होती है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है ना। तो इसीलिए ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या होता है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन तथा हीलियम। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड अंततः ब्लैक होल में समाहित होकर विनिष्ट हो जाएगा, यह सिद्धांत किसने कहा। एक तो हब्बल ने कहा ब्रह्मांड बढ़ रहा है, दूसरा ये किसने कहा कि ब्रह्मांड एक दिन क्या होगा, क्या होगा, ब्लैक होल में समाहित होकर खत्म हो जाएगा। यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन कॉपरनिकस, दूसरा कैपलर, तीसरा टॉलमी, चौथा हब्बल। जल्दी से बताइए कि यह कथन किसका है कि ब्रह्मांड अंततः ब्लैक होल में समाहित, वैसे समाहित रहेगा, हिल हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए, होकर विनिष्ट मतलब खत्म हो जाएगा। तो किसने कहा था, हब्बल ने ही यह सिद्धांत दिया कि ब्रह्मांड बढ़ रहा है। और हब्बल ने यह भी कहा कि जिस दिन ये अदृश्य शक्ति छूटी उस दिन ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, ब्लैक होल में आप लोग समा जाएगा। चलिए 8 क्वेश्चन हो गए आगे की। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन है। दो देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो ये बताइए आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन है। पहला ऑप्शन कॉपरनिकस, दूसरा जॉर्ज एडम, तीसरा टॉलमी और चौथा हब्बल। तो दोस्तों आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कॉपरनिकस है। कौन है, कॉपरनिकस। उसके बाद देखिए चौथा, जॉर्ज लेमनतेरे द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों जो जॉर्ज लेमनतेरे हैं इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, बिग बैंग थ्योरी, जिसके द्वारा हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को माना जाता है। तो इसको विस्तृत मतलब रूप से प्रस्तुत किसने किया। देखिए चारों ऑप्शन, रॉबर्ट वेगनर, स्टीफन हॉकिंग, एडविन हब्बल, कॉपरनिकस ने। तो दोस्तों जॉर्ज लेमनटेरे द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी का विस्तृत रूप से वर्णन रॉबर्ट वेगनर ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट वेगनर ने। उसके बाद देखिए कि खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। खगोलीय दोस्त मतलब कि जो ब्रह्मांड है उसमें जो दूरियां उसको मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, पारसेक, दूसरा प्रकाश वर्ष, खगोलीय एकक, वर्ग मील। तो दोस्तों खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्या है,
पाल से। प्रकाश वर्ष तो होता है एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय कर लेता है वो प्रकाश वर्ष है। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई बोलते हैं। अब वर्गमील तो पता ही है। उसके बाद देखिए कि किस खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादन किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी ध्रुव पर घूम रही है। ठीक है, किसने यह कहा कि पृथ्वी गोल है और अपनी ध्रुव पे क्या कर रही है, घूम रही है। देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या है, आर्यभट्ट, दूसरा वराहमिहिर, तीसरा है ब्रह्मगुप्त, चौथा है भास्कर। जल्दी जल्दी बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देख लेते हैं तब तक हम। बताइए चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होने वाला है। जल्दी जल्दी उत्तर दे, सभी बच्चे उत्तर दें। तो दोस्तों उत्तर का पता चला कि आंसर क्या होगा। तो हमारा देखिए, दरअसल हम मतलब कि थोड़ी देर के लिए अभी दिख नहीं रहेंगे ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए मैं वीडियो अकेले क्रिएट करती हूँ, ठीक है, बाकी और कोई जिस रूम में मैं वीडियो बना रही हूँ वहाँ कोई है नहीं। तो हमारे मोबाइल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। होता क्या है कि वीडियो कुछ देर पे क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो देखना पड़ता है कहीं वीडियो रुक तो नहीं गया है, अन्यथा मैं बोल रही हूँ वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। इसलिए बीच बीच में जाके देखना पड़ता रहता है कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या था कि हाँ, किसने कहा था ना कि क्या है, किसने कहा था कि सर्वप्रथम पृथ्वी गोल है और अपनी ध्रुव पर क्या कर रही है, घूम रही है। तो ये सबसे पहले देखिए कि पृथ्वी के सबसे विशाल जीव डायनासोर का सर्वनाश आज से 6 करोड़ वर्ष पहले कैसे हो गया था। देखिए पूरी पृथ्वी का सबसे विशाल जीव कौन था, डायनासोर था। कौन था, डायनासोर था। तो आप हमें ये बताइए कि देखिए अब डायनासोर कब मरे थे, 6 करोड़ साल पहले। कब मरे थे, 6 करोड़ साल पहले। कौन मरे थे, डायनासोर। तो ये बताइए कि ये मरे कैसे थे, इनका कारण क्या था मरने का ना। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, खगोलीय दुर्घटना के द्वारा, भयंकर महामारी के द्वारा, समुद्री जल स्तर बढ़ने से, अन्य जीवों से संघर्ष में। देखिए मैं आपको एकदम फैक्ट बात बता रही हूँ। दरअसल होता क्या है, माना जाता है, ठीक है, कि देखिए कुछ भी आप बहुत से लोगों के मुंह से कुछ अलग अलग चीज सुने होंगे। कोई कहता है कि हाँ, बहुत से लोगों का देखिए भयंकर महामारी भी ठीक है, बहुत लोगों का समुद्री जलस्तर भी ठीक है, बहुत लोगों का अन्य जीवों से संघर्ष भी ठीक है, कुछ का कहना होगा कि खगोलीय दुर्घटना भी ठीक है। लेकिन जो इसमें राइट आंसर है वो खगोलीय दुर्घटना है। इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा था हमारी पृथ्वी पे। क्या गिरा था, उल्का पिंड गिरा था, जिसकी वजह से डायनासोर मर गए थे। क्या हो गए थे, डायनासोर मर गए थे। और इसी उल्का पिंड के गिरने की वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ, हद से ज्यादा बड़ा गड्ढा हुआ, जो कि आज हम लोग प्रशांत महासागर के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो भाई डायनासोर कैसे मरा था, उसका क्या कारण था, खगोलीय दुर्घटना थी। ना कोई महामारी, ना समुद्र जल स्तर बढ़ा था, और ना ही अन्य जीवों से संघर्ष में मरे थे। मरा कैसे था, इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा था, जिस वजह से डायनासोर की मृत्यु हो गई थी। हमारी पृथ्वी से इनका सर्वनाश। की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है कि किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। पहला ऑप्शन पृथ्वी और सूर्य, दूसरा पृथ्वी और चंद्रमा, तीसरा बृहस्पति और सूर्य, चौथा है प्लूटो और सूर्य। तो दोस्तों बताइए किसके बीच को खगोलीय एकक कहते हैं। इसी को खगोलीय इकाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय एकक। एक खगोलीय एकक बराबर 14.9 अप्रॉक्स ऐसा माना जाता है। ठीक है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। देखिए अप्रॉक्स मैंने इससे पहले क्यों बोला था, क्योंकि मैं ये उत्तर देने वाली थी। ठीक है, लेकिन रियलिटी में तो यही होता है। और अप्रॉक्स आपको 15 करोड़ कितना मिलेगा, 15 करोड़। ठीक है, एक खगोलीय उसके बराबर। अगला क्वेश्चन की हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के कारण किस गैस का निर्माण होता है। आप हमें ये बताइए कि जब हाइड्रोजन परमाणुओं का संलयन होता है तो वो उसका निर्माण किस गैस के रूप में हो जाता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए फेरस, दूसरा है हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा ऑक्सीजन। तो आपको मैं बता दूं कि हाइड्रोजन परमाणुओं का संलयन हीलियम के रूप में होता है, बिकॉज जितने भी तारे होते हैं उन सब में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया चलती है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की तारों का ऊर्जा स्रोत क्या है। दोस्तों तो तारे चमकते हैं ना, तारे चमकते हैं कि ग्रह चमकते हैं, तारे चमकते हैं। तारों में अपनी खुद की एनर्जी होती है ना, तो तारों का जो ऊर्जा स्रोत है वो क्या है।
तारे जो एनर्जी देते हैं उनको कहाँ से एनर्जी मिलती है? देखिए, विखंडन, खंडन, संलयन, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी अभी बताया कि तारों में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, तो इसका ऊर्जा स्रोत क्या है? संलयन। और उसके बाद का क्वेश्चन देखिए कि तारों के बीच की दूरियां मापने की इकाई क्या है? दोस्तों, एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी मापने की इकाई क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई तारा, अगर मान लेते हैं ये डॉग स्टार है और ये ध्रुव तारा, इसके बीच की जो दूरी, इसकी मापने की इकाई क्या होगी? ऑप्शन देख लीजिए, पारसेक, दूसरा किलोमीटर, तीसरा प्रकाश वर्ष, सौर वर्ष। बताइए, पारसेक तो आपको पता ही है क्या होता है भाई, खगोलीय इकाई की सबसे बड़ी दूरी होती है। और किलोमीटर अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रकाश वर्ष, हाँ, प्रकाश वर्ष होती है तारों के बीच की दूरी नापने की इकाई। क्या होती है? प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय कर लेता है, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय कर लेता है, जितनी दूरी, ठीक है, जितनी दूरी तय कर लेगा वही प्रकाश वर्ष होगा। और उसके बाद क्या? सौर वर्ष। वो हो पृथ्वी एक दिन में, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर एक कंप्लीट कर लेते तो उसे सौर वर्ष बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि तारे का रंग किसका सूचक है? दोस्तों, जो तारे का रंग होता है वो किसका सूचक है? ताप का, दाब का, बल का, सब का, मतलब तीनों ऑप्शन का। तो दोस्तों, जो तारे में रंग आता है वो उनके ताप के कारण आता है। जितने ज्यादा वो गर्म रहते हैं वैसे उन्हें रंग मिलता है, ठीक है। तो हमारा सूरज ना वो मध्य में है, इसीलिए उसका रंग क्या है? पीला है। भाई, सूरज भी हमारा एक तारा जो कि हमारा अपना, हमसे सबसे नजदीकी तारा सूरज है, और दूसरा सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, और इसके बाद डॉग स्टार है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि कौन सी निहारिका हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है? देखिए, तो सबसे पहले हमारी आकाशगंगा, भाई हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला सब है, मतलब तीनों एक ही चीज है, ये मतलब कह के पुकारते हैं। लेकिन हमारी मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। तो आप हमें ये बताइए कि हमारी मंदाकिनी में ऐसी कौन सी निहारिका, निहारिका क्या होती है? तो हाइड्रोजन के सघन, मतलब कि हाइड्रोजन जहाँ पे बहुत ज्यादा, बहुत ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे सघन रहते हैं ना, उन्हीं को निहारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निहारिका। इसको इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सघन। आपने कभी देखा होगा कि जब मौसम बनता है ना, बारिश वारिश होने का, तो कहीं पे बादल बहुत पतले हल्के रहते हैं, तो कहीं पे बहुत सघन, बहुत लगे जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बहुत पास रहते हैं, तो उसी को हम लोग निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका। इसको इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबुला बोलते हैं। तो ये बताइए कि हमारी आकाशगंगा में ऐसी कौन सी निहारिका है जो आज भी नए नए तारों को जन्म देती है? कौन सी है? ओरियन। अच्छा, ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया होगा, तो कौन सी है? ओरियन निहारिका है जो आज भी नए नए तारों को जन्म देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी नंबर क्वेश्चन की एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है, जिसे क्या कहा जाता है? बताइए। यहाँ कहा जा रहा है कि एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल के संचय से होती है, जिसे कहते हैं, दोस्तों, उसे नेबुला बोलते हैं। निहारिका की इंग्लिश क्या होती है? नेबुला। इसलिए कहते हैं उसी। देखिए, कभी कभी आप इतना ध्यान दें कि निहारिका बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा ही दूर तक हाइड्रोजन के बादल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत बड़े बादल होते हैं। इन्हीं बादलों से इन्हीं निहारिका से क्या बन जाते हैं? तारे बन जाते हैं। और जब 100 अरब तारे हो जाते हैं तो एक आकाशगंगा का निर्माण हो जाता है ना। तो कई बार एक ही निहारिका से आकाशगंगा बन जाता है। इसीलिए यहाँ बोला गया कि एक आकाशगंगा का निर्माण शुरुआत हाइड्रोजन से बने विशाल बादल के संचय से होती है। तो जो अगर आकाशगंगा बनना है, क्या बनना है? आकाशगंगा तभी बनेगी जब उसमें अप्रॉक्स 100 अरब तारे होंगे। कितने तारे होंगे? 100 अरब। अगर 100 अरब तारे हो जाते हैं तो उसको अलग से आकाशगंगा कह दिया जाता है, ठीक है। तो इनकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? निहारिका से, क्योंकि निहारिका ही तारों को जन्म देती है। आपको पता चलेगा तारों की उत्पत्ति में सबसे पहले विरल गैस, फिर निहारिका, फिर लाल दाना, फिर 2 चीजों में बढ़ जाता है। सारी चीजें आप लोगों को पता चलेगी, बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों, ये शुरुआती के 20 क्वेश्चन थे। आज का पहला क्वेश्चन था, पहला वीडियो था, इसलिए ज्यादा बड़ा इसको नहीं करना चाहिए। तो आई होप वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा आया। और मतलब कि और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं और भी वीडियो आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को
जरूर प्रेस करिएगा। फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर।